मैं संदीप सर आप लोगों का अपने ऑनलाइन क्लास जीएस विद संदीप सर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग भारत के सामान्य भूगोल का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने भारत का सामान्य परिचय किया था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि देश के लगभग 10.6% भाग पर पर्वत है। 18.5% भाग पर पहाड़ियां हैं। 27.7% भाग पर पठार है तथा 43.2% भाग पर मैदान है। तो अगर देखा जाए तो देश के लगभग 10.6% भाग पर पर्वत, 18.5% भाग पर पहाड़ियां हिल्स, 27.7% भाग पर प्लेटूज पठार तथा 43.2% भाग पर प्लेन मैदान विस्तृत है। अगर आप लोगों से एक सामान्य क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से भारत में सर्वाधिक कौन विस्तृत है, तो मैदान के बाद पठार के बाद पहाड़ियां के बाद पर्वत। अब हम लोग देखते हैं कि भारत को मुख्य रूप से कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 5। तो भारत को 5 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि वो 5 भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं? चलिए आइए देखते हैं। तो भारत के 5 प्रमुख भौतिक प्रदेश, पहला कौन सा है? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा उत्तर भारत का विशाल मैदान, चौथा तटवर्ती मैदान, पांचवा द्वीपीय भाग। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि भारत को मुख्य रूप से कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्ट, तो कितना बताएंगे आप लोग? 5। वो 5 कौन कौन से हैं? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये हम लोगों का उत्तर वाला क्षेत्र है। तो उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से हम लोग अभी देखेंगे हिमालय आता है, हिमालय पर्वत। दूसरा प्रायद्वीपीय पठार, ये वाला जो एरिया है हम लोगों का, आप लोग जानते होंगे प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? वह स्थल भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर और नीचे हिंद महासागर। तो हम लोगों का प्रायद्वीपीय भारत है। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है। तीसरा उत्तर भारत का मैदान। उत्तर भारत के मैदान के अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से
सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मैदान को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि हिमालय के नीचे यहाँ पे क्या है, उत्तर भारत का मैदान है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। चौथा क्या है, तटवर्ती मैदान, कोस्टल प्लेन। तो आप लोग जानते होंगे इधर पूर्वी घाट है और इधर पश्चिमी घाट है, तो इस पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के सहारे भी मैदानों का विकास हुआ है, इसको हम लोग देखेंगे। पांचवा, द्वीपीय भाग। द्वीपीय भाग के अंतर्गत भारत के जो कुछ द्वीप हैं जैसे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग पहले से शुरू करते हैं। पहला क्या है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से हिमालय पर्वत के बारे में देखते हैं। तो अगर आप लोग इस मानचित्र को ध्यान से देखेंगे तो सबसे ऊपर देखिए, यहाँ पे 1, 2 और 3 रेखाएं मैंने खींची हैं। एक किसको दिखा रहा है, ट्रांस हिमालय को। तो ट्रांस हिमालय की मुख्य रूप से 3 श्रृंखला है। सबसे ऊपर जो है काराकोरम, यहाँ पे लद्दाख, और ये तीसरी जो रेखा है जास्कर। इसी काराकोरम श्रेणी का आगे विस्तार कैलाश पर्वत के रूप में भी हमें देखने को मिलता है। तो भारत का सबसे उत्तरी भाग जो कौन सा हो गया, काराकोरम, तो ट्रांस हिमालय हो गया। उसके बाद आप लोग देखते होंगे डॉट 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 एक रेखा मैंने बनाई है इस तरह, ये बृहत हिमालय को दिखा रहा है। बृहत हिमालय जो हम लोगों का मुख्य रूप से आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में एक नंगा पर्वत है। कौन सा पर्वत है, नंगा पर्वत। नंगा पर्वत से लेके यहाँ पे तिब्बत में आप लोग देखेंगे एक पर्वत है नामचा बरवा। नामचा बरवा तक फैला हुआ है। लगभग अगर इसकी लंबाई देखी जाएगी तो 2500 किलोमीटर है। उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे डॉट डॉट मैंने बनाया हुआ है, जो 5 छोटी छोटी रेखाएं हैं, ये मध्य हिमालय को दिखा रही हैं। उसके नीचे आप लोग देखेंगे ये वाली लाइन, ये शिवालिक हिमालय को दर्शा रही है। और उसके नीचे क्या है, उत्तर भारत का मैदान। तो हम लोग देखते हैं कि हिमालय के अंतर्गत मुख्य रूप से ट्रांस हिमालय, बृहत या ग्रेटर हिमालय, मिडिल या मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय आते हैं। आइए अब इनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं हिमालय के बारे में। तो हिमालय के बारे में सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। तो हिमालय की उत्पत्ति को लेकर बहुत सारे विद्वानों के अनेक सिद्धांत हैं, जिसमें से 2 सिद्धांत ही सबसे महत्वपूर्ण है। पहला जो सिद्धांत है वो कोबर महोदय ने दिया। किसने दिया, कोबर महोदय ने। ये जर्मनी के भूवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे, जर्मनी के। और क्या थे, भूविज्ञानी। भूविज्ञानी थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का क्या नाम है, डर बाउ डर इरडे। डर बाउ डर इरडे। इस पुस्तक में उन्होंने एक सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत का क्या नाम है, भू अभिन्नति या भू सन्नति का सिद्धांत। किस सिद्धांत को दिया, भू अभिन्नति के सिद्धांत को दिया। इन्होंने भू सन्नतियों या भू अभिन्नतियों को क्या कहा है, पर्वतों का पालना। पर्वतों का पालना। पालना आप लोग जानते होंगे, जिसमें बच्चे झूलते हैं। तो इन्होंने भू अभिन्नतियों को क्या कहा, पर्वतों का पालना। तो आइए देखते हैं हम लोग कि कोबर महोदय ने हिमालय की उत्पत्ति के लिए मुख्य रूप से क्या बताया इस सिद्धांत के अंतर्गत। तो कोबर महोदय ने बताया कि नीचे क्या था, अंगारा लैंड।
नीचे क्या था, गोंडवाना लैंड। ये किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि गोंडवाना लैंड था। और उत्तर में क्या था, अंगारा लैंड। आप लोग जानते होंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति के समय संपूर्ण महाद्वीप एक ही पिंड पर थे, जिसको क्या कहा जाता था, पैंजिया। इसको क्या कहा जाता था, पैंजिया। और इसके चारों तरफ एक सागर था, जिसको क्या कहा जाता था, पैंथालसा। इस पैंजिया में विखंडन हुआ, ये दो भागों में टूट गया। तो दो भागों में जब टूटा तो हम लोग देखते हैं कि इससे किसका किसका निर्माण हुआ। ऊपर वाले भाग अंगारा लैंड के रूप में जाना गया, और नीचे वाला भाग गोंडवाना लैंड के रूप में जाना गया। और बीच में आप लोग देखेंगे जगह, इसी में जल भर गया। तो कोबर महोदय ने बताया कि गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के बीच में एक क्या थी, टेथिस भूसन्नति थी। टेथिस भूसन्नति थी। क्या थी, टेथिस भूसन्नति थी। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग कि कोबर महोदय ने टेथिस सागर शब्द का उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने क्या कहा कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में क्या थी, टेथिस भूसन्नति थी। और जानते हैं आप लोग कि कुछ प्रायद्वीपीय भारत से नदियां निकलती थी और कुछ यहाँ से नदियां आती थी, और ये नदियां आकर अपना अवसाद क्या कर रही थी, इस टेथिस भूसन्नति में जमा कर रही थी। तो जब ये नदियां अपना अवसाद टेथिस भूसन्नति में जमा कर रही थी, तो ये अवसाद धीरे धीरे क्या हो रहे थे, बढ़ रहे थे, जमा होते जा रहे थे। तो हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे अवसाद जमा हो रहे थे। जब अवसाद जमा हो रहे थे तो नीचे की तरफ दबाव क्या है, बढ़ता जा रहा था। तो देखते हैं हम लोग कि ये भूसन्नति थी और यहाँ पे अवसाद जमा हो रहे थे। जब अवसाद जमा हो रहे थे तो नीचे दबाव क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। नीचे की ओर क्या हो रहे थे, अवतलित हो रहे थे। जब नीचे की ओर अवतलित हो रहे थे तो नीचे की ओर और दब गया, और नीचे की ओर और दबता या अवतलित होता जा रहा था। और इस नीचे की ओर अवतलन से यहाँ पर अवसादें जमा होने लगी। इन अवसादों के जमाव से अवसादी चट्टानों का क्या होता है, निर्माण होता है। अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है, और इस पे दोनों तरफ से क्या होता है, तो एक तो ये नीचे अवतलित हो रही थी और इधर दोनों तरफ से दबाव पड़ रहे थे। जब दोनों तरफ से दबाव पड़ रहे थे तो एक किनारे वाले भाग जो है बलित होकर ऊपर उठ गए। दोनों के किनारे वाले भाग बलित होकर ऊपर उठ गए। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड, और इधर क्या है, अंगारा लैंड। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्यून लून पर्वत, और यहाँ पर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। मतलब इन अवसादों के जमाव और अवसादी चट्टानों के निर्माण तथा दोनों तरफ से दबाव के कारण ये जो अवसाद थे इनमें बलन पड़ने लगा, और ये बलन जो है किनारों पर सर्वाधिक पड़ा, जिसके कारण क्यूनलून पर्वत और हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तथा बीच वाला जो अवसाद था वो उसमें बलन का प्रभाव जो है कम पड़ा, और इसी तरह ये क्या हो गया, ऊपर उठ गया, जिससे तिब्बत के पठार का क्या होता है, निर्माण होता है। तिब्बत के पठार का निर्माण होता है। तो हम लोग
देखते हैं कि कोबर महोदय ने क्या बताया कि किस तरह क्यूनलुन पर्वत, तिब्बत के पठार और हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, जिसे हैरी हैस ने दिया है। आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या बताया। तो हम लोग देखते हैं कि दूसरा जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में, वो है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को किसने दिया? हैरी हैस महोदय ने दिया। इन्होंने क्या बताया कि उत्तर में क्या थी? यूरेशियन प्लेट थी। क्या थी? यूरेशियन प्लेट थी। और दक्षिण में क्या थे? भारतीय प्लेट थी। दक्षिण में भारतीय प्लेट थी। भारतीय प्लेट थी। और इस यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के बीच में एक सागर था। जिसको किस नाम से जाना जाता था? टेथिस सागर के नाम से जाना जाता था। तो हैरी हेस ने बताया कि भारतीय प्लेट जो है उत्तर की तरफ खिसकना शुरू की और उत्तर की तरफ खिसक कर ये जाकर किससे टकराई? यूरेशियन प्लेट से टकराई। जब यूरेशियन प्लेट से टकराई तो यूरेशियन प्लेट एक बड़ी प्लेट थी और भारतीय प्लेट एक छोटी प्लेट थी। तो भारतीय प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट के नीचे क्या हो गई? जाके धस गई। जब यूरेशियन प्लेट के नीचे जाके धस गई तो यूरेशियन प्लेट का ए वाला जो सिरा है ये क्या हो गया? ऊपर उठ गया, जिससे किसका निर्माण हुआ? ट्रांस हिमालय का। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांस हिमालय किसका भाग है? यूरेशियन प्लेट का भाग है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर भी प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियाँ और यूरेशियन प्लेट से आने वाली नदियाँ अपना अवसाद मलबा जमा कर रही थी और इस टकराव से इन अवसादों में क्या हुआ? वलन पड़ा, जिससे हिमालय का निर्माण हुआ। तो इन अवसादों में वलन पड़ा और जिससे तीन हिमालय का क्या हुआ? हिमालय की तीन श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ, जिसको हम लोग बृहत हिमालय, बृहत या ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के रूप में देखते हैं। शिवालिक हिमालय के रूप में देखते हैं। इस मानचित्र में भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया था कि क्या है? ट्रांस हिमालय है और उसके नीचे क्या है? ग्रेटर हिमालय है और इसके नीचे क्या है? मध्य हिमालय है और मध्य हिमालय के नीचे क्या है? शिवालिक हिमालय है। तो अगर आप लोग उत्तर से दक्षिण भी देखेंगे तो सबसे ऊपर कौन है? ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। इस प्रकार हम लोगों के क्या है? उत्तर भारत के पर्वतों का निर्माण हुआ। आइए अब हम लोग देखते हैं हिमालय पर्वत की विशेषताएं। हिमालय पर्वत की विशेषताएं। तो हम लोग जानते हैं कि हिमालय क्या है? विश्व का सबसे युवा पर्वत है। इसके साथ साथ और क्या है? बलित भी है। तो हिमालय विश्व का सबसे नवीन वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है। आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विश्व का सबसे युवा पर्वत कौन सा है? हिमालय है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि इसका काल, मतलब कि हिमालय का निर्माण कब हुआ? तो हिमालय का निर्माण कब हुआ? सेनोजोइक काल में हुआ।
किस काल में हुआ? सेनोजोइक काल में हुआ। दूसरी प्रमुख विशेषता क्या है? लंबाई देखते हैं हम लोग। तो हम लोग देखते हैं कि हिमालय पर्वत जो है लगभग कितना लंबा है। यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे आप लोग तो इस तरह विस्तृत है। तो देखेंगे आप लोग कि लगभग 2500 किलोमीटर में इसका क्या है? विस्तार है। हिमालय पर्वत कितना लंबा है? 2500 किलोमीटर। यहाँ पे आप लोग देखेंगे एक पर्वत है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, और यहाँ पे नामचा बरवा। तो नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक ये क्या है? 2500 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तीसरा हम लोग देखते हैं चौड़ाई। तो हिमालय को हम लोग देखते हैं कि पश्चिम की तरफ हिमालय क्या है? चौड़ा है। और जैसे जैसे हम लोग पूर्व की तरफ बढ़ते जाते हैं ये सकरा होता जाता है और फिर तीनों श्रेणियां एक दूसरे से आगे जाके क्या होती हैं? मिल जाती हैं। तो हिमालय की जो चौड़ाई है वो पश्चिम में अधिक है और पूरब में क्या है? कम है। तो हम लोग देखते हैं कि हिमालय की जो चौड़ाई है वो पूरब में कितना है? 160 किलोमीटर और पश्चिम में कितना है? 400 किलोमीटर तक है। इसकी पश्चिम में चौड़ाई कितनी है? 400 किलोमीटर और पूरब में कितनी है? 160 किलोमीटर। ईस्ट में 160 किलोमीटर के लगभग मिलती हैं और वेस्ट में कितनी मिलती हैं? 400 किलोमीटर के लगभग। तो आप लोग कह भी सकते हैं कि हिमालय में अगर हम लोग पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे तो इसकी चौड़ाई क्या होती है? कम होती जाती है। और वहीं अगर पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो चौड़ाई क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। यहाँ पे आप लोग एक चीज और ध्यान रखिएगा लंबाई में, कि लंबाई के अनुसार अगर देखा जाए तो पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत हिमालय जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। आप लोग देखेंगे तो साउथ अमेरिका में एंडीज है जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो ये क्या है? उत्तर से दक्षिण है। उत्तर से दक्षिण सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज है। अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए कि पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम विस्तृत विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है तो कौन सा है? हिमालय है। आइए अब हम लोग देखते हैं औसत ऊंचाई। औसत ऊंचाई, हिमालय की औसत ऊंचाई। आकार, हिमालय का आकार कैसा है? तो यहाँ पे आप लोग देखिए किस तरह का आकार बन रहा है। एक चाप का आकार बन रहा है और कैसा बन रहा है? एक धनुष की तरह भी बन रहा है। तो हम लोग हिमालय का आकार कैसा है? चापाकार या धनुषाकार या और किस तरह है? तलवार की तरह। चाप आप लोग देखते हैं ना, ऐसी चाप काटा जाता है। छठवीं इसकी विशेषता क्षेत्रफल। हिमालय का क्षेत्रफल कितना है? लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। हिमालय का क्षेत्रफल कितना है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। सातवीं इसकी विशेषता, सातवीं विशेषता उत्तर दक्षिण, मतलब उत्तर में इसके क्या क्या विस्तृत है और दक्षिण में क्या क्या है। तो हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि हिमालय के उत्तर में क्या है? क्यूनलून पर्वत है। क्यूनलून पर्वत है। क्यूनलून पर्वत के नीचे क्या है? तिब्बत का पठार है। आप लोग पहले भी बता चुके हैं। तिब्बत के पठार के नीचे क्या है? हिमालय। हिमालय के अंतर्गत उसकी 4 श्रृंखलाएं भी हैं। हिमालय के नीचे क्या है?
सिंधु गंगा का मैदान। इससे जुड़े भी क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि हिमालय के उत्तर में कौन सा पर्वत या पठार विस्तृत है, तो तिब्बत का पठार है। तिब्बत के पठार के उत्तर में कौन सा पर्वत या पठार है, क्युनलुन पर्वत है। या हिमालय के दक्षिण में क्या है, सिंधु गंगा का मैदान है। या तिब्बत के दक्षिण में क्या है, हिमालय पर्वत है। अब आइए हम लोग 8वीं विशेषता इसकी देखते हैं, दक्षिणावर्ती मोड़। तो हिमालय में हम लोगों को 2 जगह पे दक्षिणावर्ती मोड़ देखने को मिलते हैं। पहला आप लोग देखेंगे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत के पास जो है हिमालय क्या है, 2 रूप से दक्षिण की तरफ क्या हो गया है, मुड़ गया है। इसको पाकिस्तान में किस नाम से जानते हैं, इसको पाकिस्तान में जो है सुलेमान पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं, सुलेमान पर्वत। तो हिमालय का जो दक्षिणावर्ती विस्तार है वो पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है, सुलेमान पर्वत के नाम से जाना जाता है। और अफगानिस्तान में किस नाम से जाना जाता है, हिंदू कुश पर्वत के नाम से। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। हिंदू कुश पर्वत के नाम से या किरथर पर्वत के नाम से जाना जाता है, किरथर। तो हिमालय का जो दक्षिणावर्ती मोड़ है पश्चिम में, उसको पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत कहते हैं और अफगानिस्तान में किरथर या हिंदूकुश पर्वत कहते हैं। आप लोग जानते होंगे कि मध्यकाल में भारत पर कुछ विदेशी आक्रमण हुए थे, तो वो कुछ प्रमुख दर्रों से आक्रमणकारी होकर आए थे। तो इस किरथर पर्वत पर जो है कुछ दर्रे स्थित हैं। इन दर्रों में कौन कौन से हैं, बोलन, खैबर, गोमल, ये कुछ प्रमुख दर्रे स्थित हैं। हिंदूकुश पर्वत प्राचीन काल में हम लोग देखते हैं, प्राचीन इतिहास में, कि भारत का जो विस्तार था वो हिंदूकुश पर्वत तक था। सिंधु सभ्यता आप लोग पढ़े होंगे, तो हम लोग उसमें सिंधु सभ्यता के 2 प्रमुख स्थलों को देखते हैं कि वो हिंदूकुश पर्वत के क्या है, उत्तर में है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सिंधु सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं जो हिंदूकुश पर्वत के उत्तर में स्थित हैं। अब आइए हम लोग देख लेते हैं कि हिमालय पर्वत में जो पूरब की तरफ दक्षिणावर्ती मोड़ है उसको किस रूप में जाना जाता है। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखिए नामचा बरवा के पास क्या है, हिमालय अपना दक्षिणावर्ती मोड़ बनाता है। तो इस दक्षिणावर्ती मोड़ को यहाँ पे हम लोगों के पूर्वोत्तर राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। यहाँ पे देखेंगे आप लोग अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में इसे किस नाम से जाना जाता है, पटकोई बुम, पटकोई बुम पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। या और किस नाम से जाना जाता है, लुसाई पहाड़ियाँ। और किस नाम से जाना जाता है, लुसाई पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश के नीचे आप लोग देखेंगे यहाँ पे क्या है, नागालैंड है। नागालैंड में इसे क्या कहते हैं, नागा पहाड़ी कहते हैं। नागालैंड में किस नाम से जानते हैं, नागा पहाड़ी के नाम से जानते हैं। नागालैंड के नीचे आप लोग देखेंगे मणिपुर है, मणिपुर में इसको किस नाम से जानते हैं, लेगा टोल, लेगा टोल, लेगा टोल पहाड़ी के नाम से जानते हैं। ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि लेगा टोल पहाड़ी कहाँ पर है, मणिपुर में। तो आप लोग इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं, टोल, टोल पे हम लोग क्या देते हैं, मनी। तो मणिपुर में कौन सी पहाड़ी है, लेगा टोल पहाड़ी है। उसके नीचे क्या है, मिजोरम, मिजोरम में किस नाम से जाना जाता है, मिजो नाम से जाना जाता है, मिजो पहाड़ी के नाम से। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे कौन सा देश है, म्यांमार। तो म्यांमार में इसे किस नाम से जाना जाता है, अराकान यूमा,
अराकान यूमा पर्वत के नाम से जाना जाता है। इनको खासकर आप लोग ध्यान रखिएगा, इनका उत्तर से दक्षिण क्रम भी पूछा जा सकता है कि अरुणाचल प्रदेश में हिमालय के दक्षिणावर्ती मोड़ को किस नाम से जाना जाता है? पटकोई बुम या लुसाई के नाम से। नागालैंड में नागा पहाड़ी के नाम से। मणिपुर में लेगाटोल पहाड़ी के नाम से। मिजोरम में मिजो पहाड़ी के नाम से। और म्यांमार में अराकान यूमा के नाम से। इस तरह ये मोड़ की अंडमान निकोबार तक भी पहुंच गया है। अंडमान निकोबार जो है ये हिमालय का ही निमज्जित रूप है, मतलब जल में डूबा हुआ भाग है। आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय में स्थित कुछ पर्वत चोटियों के बारे में देखेंगे। अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।